साल 1983 पाकिस्तान की एक काली, डरावनी और खामोश रात, जहां थार के रेगिस्तान में बहती ठंडी हवा रेत के कणों को उड़ाते हुए एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे को अचानक से चीरती हुई जीपों के इंजनों की आवाज दूर से सुनाई देने लगती है। दो सैन्य जीपें पूरी रफ्तार से रेगिस्तान के बीचों बीच दौड़ रही थीं और उनकी तेज हेडलाइट्स की रोशनी बार बार आगे भागते हुए एक शख्स पर पड़ रही थी। वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे कि उसका दिल अभी बाहर निकल आएगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कि उसे इस बात का यकीन हो कि उसने जो करना था वो कर चुका है। हर कुछ सेकंड में वो पीछे मुड़कर देखता और हर बार उससे वहीं दो जीपें और करीब आती दिखाई देती। उसके कदम रेत में ढंसते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, किसी भी हालत में उसे भारतीय सीमा तक पहुंचना है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक गोली चलने की आवाज गूंजती है, धाएं, और वो शख्स जोर से लड़खड़ाता है और रेत में गिर पड़ता है। गिरते ही उसके मुंह से दर्द की एक हल्की सी चीख निकलती है, लेकिन वो तुरंत अपने होश को संभालता है और बिना एक सेकंड गंवाए अपनी जेब में हाथ डालता है। वहां से एक छोटी सी धातु की डिब्बी निकालता है और तेजी से रेत खोदकर उसे उसमें दबा देता है, जैसे कि उस डिब्बी में कोई ऐसा राज छुपा हो जो अगर दुश्मनों के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो उठकर फिर से भागने की कोशिश कर पाता, दोनों जीपें उसके पास आकर रुक जाती हैं और उनमें से उतरते हैं पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स। पकड़ लो इसे, आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए, एक रेंजर गुस्से में चिल्लाता है और कुछ ही सेकंड में जवान उसे पकड़ लेते हैं। उसकी तलाशी ली जाती है, उसके आसपास की रेत को खंगाला जाता है, उसके कपड़ों को उलट पलट कर देखा जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि वह कौन है। तभी एक जवान गुस्से में आकर अपनी राइफल के बट से उसके सिर पर जोर से वार करता है और वो शख्स बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो शख्स कौन था और ऐसा क्या था उस डिब्बी में जिसे वह अपनी जान देकर भी बचाना चाहता था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 से, जब राजस्थान के श्री गंगानगर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का अपनी जिंदगी जी रहा था, जिसका नाम था रविंद्र कौशिक। एक ऐसा लड़का जो दिखने में बिल्कुल आम था, लेकिन उसके अंदर एक असाधारण हुनर छुपा हुआ था। उसकी एक्टिंग, वह किसी भी किरदार को इतनी गहराई से निभाता था कि लोग उसकी असली पहचान भूल जाते थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसने कई नाटक किए और हर बार उसकी एक्टिंग ने लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका यही हुनर एक दिन उसे ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होगी। कॉलेज के एक नाटक के दौरान कुछ लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। ये लोग कोई आम दर्शक नहीं थे, बल्कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी थे, जिन्होंने उसी वक्त यह समझ लिया था कि यह लड़का देश के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। नाटक खत्म होने के बाद उससे संपर्क किया गया और उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे बताया गया कि अगर वह देश के लिए काम करना चाहता है तो उसे अपनी पहचान, अपना नाम, अपना धर्म और यहां तक कि अपने परिवार को भी हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। कुछ पल के लिए वह चुप हो गया। उसके दिमाग में अपने माता पिता की तस्वीर घूम रही थी, लेकिन फिर उसने बिना ज्यादा सोचे हां कह दिया, क्योंकि उसके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। इसके बाद शुरू हुआ उसका असली सफर, जहां उसे महीनों तक ट्रेनिंग दी गई, उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक रीति रिवाजों के बारे में बताया गया, पाकिस्तान की संस्कृति में ढाला गया और धीरे धीरे वह अपनी असली पहचान भूलने लगा। अब वह रविंद्र कौशिक नहीं था, बल्कि बन चुका था नबी अहमद शाकिर, एक ऐसा नाम जो अब उसकी नई जिंदगी बन चुका था। इसके बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई की, वहां के लोगों के साथ दोस्ती की और धीरे धीरे वहां के समाज में पूरी तरह घुल मिल गया। समय के साथ उसने इतना विश्वास हासिल कर लिया कि वह पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने में भी सफल हो गया।
और यही वह मोड़ था जिसने उसे भारत का सबसे खतरनाक जासूस बना दिया, क्योंकि अब वह दुश्मन देश की सेना के अंदर से ही भारत को जानकारी पहुंचा सकता था। वह पाकिस्तान आर्मी के कई गुप्त ऑपरेशनों की जानकारी भारत तक पहुंचाता रहा। उसकी दी हुई सूचनाओं की वजह से भारत ने कई बड़े हमलों को पहले ही रोक दिया और कई सैनिकों की जान बचाई। उसकी बहादुरी और काबिलियत को देखते हुए उसे एक कोड नेम दिया गया, ब्लैक टाइगर। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी आया। भारत का एक और एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया और टॉर्चर के दौरान उसने ऐसी जानकारी दे दी जिससे पाकिस्तान को शक हो गया कि उनकी सेना के अंदर कोई भारतीय जासूस मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना पूरी तरह सक्रिय हो गई और उन्होंने अपने ही सिस्टम के अंदर छिपे उस जासूस को ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शक की सुई रविंद्र कौशिक की तरफ बढ़ने लगी और आखिरकार साल 1983 में वह दिन आ ही गया जब उसे पकड़ लिया गया। जिस देश के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अब उसी के लिए वह एक कैदी बन चुका था। उसे पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसे लगातार टॉर्चर किया गया, उससे जानकारी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसने अपने देश के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। साल दर साल बीतते गए और वह उसी जेल में सड़ता रहा। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे उसे अपने घर की याद आती, अपने माता पिता की याद आती, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी दौरान उसने अपने परिवार को एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये शब्द उसके दिल के दर्द को बयां करते हैं। और आखिरकार साल 2001 में उसने उसी जेल में दम तोड़ दिया। ना कोई सम्मान मिला, ना कोई पहचान, बस एक खामोश मौत। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी वह भारत के उन गुमनाम हीरो में से एक है जिन्होंने बिना किसी पहचान के देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुछ लोग इतिहास के पन्नों में नहीं लिखे जाते, लेकिन उनके काम हमेशा जिंदा रहते हैं। और रविंद्र कौशिक भी उन्हीं में से एक था, जिसने बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के बस अपना फर्ज निभाया और देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और शायद यही वजह है कि आज भी जब ब्लैक टाइगर का नाम लिया जाता है तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और दिल में एक ही भावना आती है, ऐसे गुमनाम हीरो को सलाम। दोस्तों, अगर हमारी यह 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।